राजा हत्याकांड में सोनम समेत सभी 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ जारी। जल्द आमने सामने बैठकर होंगे सवाल। मेघालय पुलिस को 8 दिन की मिली है कस्टडी। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 2 समुदायों में झड़प के बाद तनाव। फिलहाल हालत काबू, लेकिन सियासत बेकाबू। बीजेपी बोली ममता राज में हिंदुओं पर अत्याचार। टीएमसी ने कहा लोगों को भड़का रही बीजेपी। बिहार में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक। आरएलजेपी और एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं, इस पर होगी चर्चा। गर्मी की बाढ़ से मैदान से पहाड़ों तक हाहाकार। दिल्ली एनसीआर में आज भी रेड अलर्ट जारी। पारे का बढ़ता प्रकोप। कश्मीर भी बेहाल। जम्मू से श्रीनगर तक गर्म हवाओं के थपेड़ों से हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ सोनिया। राजधानी लाइव में स्वागत है आपका। दिल्ली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक और अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं झुग्गीवासियों के लिए तैयार किए गए फ्लैट्स अब खंडर बनते जा रहे हैं। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 35,000 फ्लैट्स में से 18,000 से ज्यादा फ्लैट्स खाली पड़े हैं और इनमें जमी धूल और टूटी खिड़कियां अब बदहाली की कहानी कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते महीने में दिल्ली की कई अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चल चुके हैं। कुछ झुग्गीवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जरूर आवंटित हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। वे न सिर्फ बेघर हो गए हैं, बल्कि सरकार की इस सुस्ती से नाराज भी हैं। दिल्ली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक और अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं झुग्गीवासियों के लिए तैयार किए गए फ्लैट्स अब खंडर बनते जा रहे हैं। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 35,000 फ्लैट्स में से 18,000 से ज्यादा फ्लैट्स खाली पड़े हैं और इनमें जमी धूल और टूटी खिड़कियां अब बदहाली की कहानी कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीते महीने में दिल्ली की कई अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चला चुके हैं। कुछ झुग्गीवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जरूर आवंटित हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। वे न सिर्फ बेघर हुए हैं, बल्कि सरकार की इस सुस्ती से नाराज भी हैं। तो दिल्ली में जहां एक और अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं झुग्गीवासियों के लिए तैयार किए गए फ्लैट्स अब खंडर बनते जा रहे हैं। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 35,000 फ्लैट्स में से 18,000 से ज्यादा फ्लैट्स खाली पड़े हैं और इनमें जमी धूल और टूटी खिड़कियां अब बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते महीने में दिल्ली की कई अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चल चुके हैं। कुछ झुग्गीवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जरूर आवंटित हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। वे न सिर्फ बेघर हो गए हैं, बल्कि सरकार की इस सुस्ती से नाराज भी हैं। झुग्गीवासियों के लिए तैयार किए गए फ्लैट्स अब खंडर बनते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए फ्लैट्स। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, एक तरफ झुग्गीवासियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, तो दूसरी ओर झुग्गीवासियों के लिए जिन घरों को बनाया गया है वो अब खंडर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। देखिए, के अंदर लगातार बुलडोजर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, तब कहीं न कहीं ये कहा गया था जहाँ झुग्गी वही मकान जो है वो दिए जाएंगे और 16 बस्तियों के लिए रेखा गुप्ता की सरकार जैसे ही बनी थी, तब कहीं न कहीं 700 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए थे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जो अभी तक कच्चे जो सुलभ बस्तियों के लिए या फिर रहने जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले के लोग हैं, उनके लिए जो अभी तक फ्लैट बनाए गए थे वो अब खंडर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें लगभग कह सकते हैं 21,000 से ज्यादा के जो फ्लैट है वो अब कहीं ना कहीं खंडर हो चुके हैं और उनकी हालत जो है
वो बदतर होती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से 2005 के अंदर इसकी फ्लैट बनाने की जो शुरुआत की गई थी, उस समय कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी और शीला दीक्षित के द्वारा ही इन फ्लैटों को बनाया गया था। मगर उस समय के बाद जो है सरकार बदल चुकी थी, मगर उसके बाद अभी तक फ्लैट बने हुए रखे हैं, ये जिनको अभी तक सरकार के द्वारा झुग्गी बस्ती वालों को नहीं दिए गए हैं, उनकी हालात जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो जो कहते हैं जो इमारतें हैं वो कहीं ना कहीं इतनी खराब कंडीशन में आ चुकी है कि वहां पर रहना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तक कि जो उनके सरिये थे या फिर चाहे सीढ़ियों पर लगाए हुए ग्रिल थी, वो तमाम थे, वो भी कहीं ना कहीं अब चोरों ने चोरी कर चुके हैं। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं झुग्गी बस्ती वालों के लिए जो फ्लैट आवंटन होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इसकी जानकारी मीडिया को मिली और मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से या फिर कहे आम आदमी पार्टी के नेताओं से और भाजपा के नेताओं से इसकी जब जानकारी मांगी गई, तब कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से बात करें और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया कि इन फ्लैटों को उस समय बनाया गया था जब शीला दीक्षित की सरकार थी, मगर सरकार हटने के बाद ये फ्लैट जो है वो आवंटित नहीं किए गए थे, लोगों को नहीं दिए गए थे और इसकी प्रक्रिया जो है वो दूसरी सरकार के हाथ में थी। मगर जहाँ पर दिल्ली के अंदर 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तब भी कहीं ना कहीं यही फ्लैट जो है झुग्गी बस्ती वालों को नहीं दिए गए। और अब रेखा गुप्ता की सरकार भी आ चुकी है और यहाँ पर 100 दिनों से ज्यादा की सरकार बन चुकी है, तब भी इन फ्लैटों को जो है वो अभी तक झुग्गी बस्तियों को नहीं दिए गए। तो सर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं झुग्गी बस्ती वाले लोगों को जिस तरीके से हटाया जा रहा है, अतिक्रमण किया जगहों पर खाली कराने की कोशिश की जा रही है, मगर यही फ्लैट अगर उन मजदूरों को या फिर कहें जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको अगर दे दिए जाए, तब कहीं ना कहीं ये सुविधाएं जो है कहीं ना कहीं उन तक पहुंचती नजर आएगी। और जो नई सरकार के द्वारा वादे किए गए थे जहां झुग्गी वही मकान के तहत, वो भी कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आते हैं। मगर अब जो फ्लैट जो खंडर बने हुए हैं उनको भी रेखा गुप्ता के सरकार के द्वारा शायद दुरुस्त करने की बात जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य ये है कि विकसित भारत बनाना। तो शायद अभी 100 दिन पूरे हो गए हैं, इसीलिए बीजेपी अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। झुग्गीवासियों को वहां से हटा के अब जो पक्के मकान बनाए जाएंगे उनके लिए वहां पर रखा जाएगा। लेकिन सियासत तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी वो खुद कह रही है कि जब बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था कि झुग्गीवासियों को नहीं हटाएंगे, घर बना के देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी समझना होगा कि 10 साल उनको दिए थे झुग्गीवासियों की वजह से ही वो सत्ता में यहां पर आए थे, एक तरह से माना जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। 10 साल में कुछ नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। अब सीधा आरोप लगा रही है, जिनके अभी 100 दिन हुए हैं बस सत्ता में आए हुए, और उस पार्टी पर आरोप लगा रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, राजनीति क्षेत्र जो है वो एक अलग चीज है और यहाँ पर झुग्गी बस्तियों के ऊपर जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उसी को लेकर लगातार दिल्ली के अंदर अब राजनीति माहौल जो है वो भी बनता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी अब विपक्ष के अंदर है तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं नई सरकार के ऊपर हमलावर होता नजर आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि नया आम आदमी पार्टी के द्वारा कि नई सरकार को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर फिर भी अभी तक दिल्ली की जनता के लिए जो वादे किए गए थे वो नहीं दिए जा रहे। झुग्गी बस्तियों को हटाया जा रहा है तो उनके लिए पहले से मकानों की या फिर क्या है फ्लैटों की जो व्यवस्था जो थी वो करनी चाहिए थी, मगर अभी तक इन नई सरकार के द्वारा ऐसे कोई भी फ्लैट जो है वो नहीं दिए गए हैं। और दूसरा यहाँ पर बात करें जिस तरीके से झुग्गी बस्तियों को हटाने की प्रक्रिया पूरी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे वो कालका जी हो या फिर कहे कैसे बाटला हाउस हो या फिर कहे इंदर लोक हो, तमाम जगहों पर इस तरह की कानूनी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। जगह जगह पर बुलडोजर जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें लोगों की, जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नई सरकार से आप नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जो कैसे 2005 के अंदर जो फ्लैट बनाए गए थे वो 35,000 फ्लैट थे और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए थे। और यही फ्लैट जो है वो अब इस स्थिति के अंदर नहीं है कि इनको पब्लिक को दिया जा सके या झुग्गी बस्ती वालों को दिया जाए। जब तक उनको दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रक्रिया जो है वो नहीं अपनाई जाएगी। मगर लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है पहले से ही परेशान है, क्योंकि ऊपर से गर्मी पड़ रही है और झुग्गी बस्तियां जो है
वो भी खाली कराई जा रही है। वो अपने बच्चों को कहाँ पर लेके जाएंगे, यही सवाल जो है कल भी हमने कहीं ना कहीं इंदरलोक इलाके के अंदर, यहाँ पर क्या है जो पटेल नगर के विधानसभा के अंदर आता है, वहां पर भी हमने जायजा लिया, वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई थी, वहां पर भी हमने जनता से जब बात की तो उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा था कि नोटिस नहीं दिया गया है, अचानक से आगे खाली करने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ पे जाएं, ये सब बड़े सवाल जो है बने हुए हैं। और यही चीज जब हमने कहते जकीरा फ्लाईओवर के नीचे जो झुग्गी बस्ती बनी हुई है, वहां पर भी यही चीज सवाल उठाए, तो वहां पर भी लोगों ने यही कहा कि सरकार जो है वो गलत आई है और हमने गलत सरकार को वोट दे दिए है। क्योंकि यहाँ पर बात करें, हमारे पास तमाम सुविधाएं, बिजली का मीटर है, वोटिंग कार्ड है, आधार कार्ड है, फिर भी हम लोगों को क्यों हटाया जा रहा है, इस तरीके के तमाम सवाल जो है वो बिल्कुल बनते नजर आ रहे थे। मगर अब राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में, तो लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार यानी रेखा गुप्ता की सरकार के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर लगातार जगह जगह प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से मोदी सरकार का सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो ये एक कदम उसकी तरफ हो सकता है। क्योंकि देखिए, झुग्गी वासियों को हटाया जा रहा है वहां से, उनके घर दिए जाएंगे, 700 करोड़ का बजट पास किया गया है। हालांकि नरेला जैसी जगहों में उनको अब फ्लैट्स भी दिए जा रहे हैं। तो अब हालांकि राजनीति की जा रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि झुग्गी तोड़ी जा रही है, इस तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी खुद समझना होगा, 10 साल उनको मौका दिया गया था। अब क्या आम आदमी पार्टी राजनीति करना चाहती है? क्या इसका फायदा आने वाले समय में वो लेना चाहती है? शायद इसीलिए राजनीति कर रही है, क्योंकि 10 साल से तो उनको अकल नहीं आई कि यहाँ पर झुग्गी हटानी है या फिर झुग्गी वासियों को कहीं और शिफ्ट करना है। अब जब बीजेपी आके अपना काम कर रही है तो वो बीच में अड़चने पैदा कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक तरह से राजनीति करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। उनको लग रहा है कि आप झुग्गी वासियों को फिर से लुभा के वो वोट सत्ता में आ सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि बीजेपी भी बहुत तेज है। आप राजीव मान लीजिए, बीजेपी देखिए उनका एक ही मकसद है, विकसित भारत का वो सपना देख रही है, तो झुग्गी वासियों को वहां से हटाएगी और विकसित भारत का जो सपना पीएम मोदी ने देखा है उसको साकार करने की ओर एक कदम उठाया जा रहा है। और आने वाले समय में शायद बीजेपी की तरफ से, बीजेपी दो तरह की राजनीति खेलती है। देखो, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, इन्हीं की वजह से अभी सत्ता में आई है, लुभाने की कोशिश पूरी तरीके से की है, और आने वाले समय में जब चुनाव नजदीक आएंगे तो शायद उसी समय बीजेपी इनको पक्का मकान दे देगी और फिर अपने पक्ष में कर लेगी इनको। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक चीज तो देखनी होगी कि राजनीति बिल्कुल होती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें, जब 2005 के अंदर ये 35,000 फ्लैट बनाए गए थे, तब कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तब उस सरकार जैसे ही बदली तो इन फ्लैटों को कहीं ना कहीं नई सरकार के द्वारा उन झुग्गी बस्ती वालों को देने चाहिए थे। यानी कि आम आदमी पार्टी जब नई सत्ता के अंदर आई थी 2014 के अंदर, तब कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी को करनी चाहिए थी। 10 सालों तक आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर रही, तब भी कहीं ना कहीं ये फ्लैट जो है वो उनको नहीं दिए गए। और इसके अंदर से जो सामान लगे हुए थे, यानी ग्रिल लगी हुई थी, लोहे के सरिये लगे हुए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, दरवाजे थे, खिड़कियां थी, तमाम ऐसी सुविधाएं जो है वो वहां पर मौजूद रहती, लोग जो है इनका इस्तेमाल करते। मगर अब चोरों ने इनकी चोरी भी कर चुके हैं, सरिये गायब हो चुके हैं, ग्रिल गायब हो चुकी है, गेट दरवाजे गायब हो चुके हैं, खिड़कियां गायब हो चुकी है। तो सब साफ जाहिर है इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मगर यहाँ पर बात करें, नई सरकार जब बनी थी, यानी कि आम आदमी पार्टी की उस समय की सरकार बनी थी, तब कहीं ना कहीं ये फ्लैट जो है जनता तक उपलब्ध कराने चाहिए थे। मगर यही चीज आम आदमी पार्टी ने नहीं की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं झुग्गी बस्तियां जो है जो जैसे ही कंडीशन में चल रही थी वैसे ही चलती नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, यानी कि नई सरकार की, तो रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, तो उन्होंने बिल्कुल जो अतिक्रमण जगह है वहां पर ही कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, ना कि और जगहों पर। मगर यहाँ पर बात करें, जिन जगहों पर कहीं ना कहीं झुग्गी बस्तियां बनी हुई है जो इलीगल तरीके से, चाहे वो पार्कों के अंदर हो, सड़कों के किनारे हो, फुटपाथों पर हो, इस तरीके की तमाम जो जगहें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की है। सरकार उनको जब चाहे जब खाली करा सकती है, जब चाहे उनको वो किसी और रूप में बदल सकती है, तो वो सरकार की चीज है। मगर यहाँ पर बात करें, अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मगर अब सरकार जो है, यानी कि अब जो 35,000 फ्लैट जो अभी तक जो किसी के अंदर नहीं है जिनको दिया जा सके, उनको दुरुस्त करके आने वाले समय के अंदर शायद यही फ्लैट जो है वो झुग्गी बस्ती वालों को दिए जा सकते हैं, ताकि उनकी जो वोट बैंक की प्रक्रिया है वो भी अपनाई जा सके। क्योंकि जब लगभग पूरे 5 साल तक अगर इन फ्लैटों को दुरुस्त कर लिया जाता है और फ्लैट बनाए जाते हैं, और फिर आने वाले 5 साल के बाद अगर ये जनता तक उपलब्ध कराई जाते हैं, झुग्गी बस्ती वालों तक उपलब्ध कराए जाते हैं, फिर दोबारा से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो सत्ता के अंदर आएगी। मगर आम आदमी पार्टी जो सपना देख रही है कि जल्दी से जल्दी भाजपा को हटाया
जाए, सरकार गिराई जाए और कहीं ना कहीं फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी जो है सत्ता के अंदर वापसी कर पाए। मगर सवाल तो आम आदमी पार्टी से भी बनता है, कांग्रेस से भी बनता है और कहीं ना कहीं भाजपा से भी बनता है कि जो अभी तक 35,000 फ्लैट जो अभी तक खंडर स्थिति में खड़े हुए हैं, या ये 25 करोड़ रुपए की जो लागत से बनाए गए थे, उनका भी कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी जानकारी जो है वो दी जाए। और फ्लैट जो है ये अभी तक क्यों नहीं दिए गए थे, इसका भी जवाब जो है वो सरकार से मांगा जाए, चाहे वो पिछली सरकार हो या फिर नई सरकार हो। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं राजनीति माहौल जो है वो दिल्ली के अंदर जरूर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जी और बिल्कुल राजीव, ये भी कहा जा रहा है कि लोग पहले ही वहां पर नोटिस मिलने से पहले ही निकल रहे थे वहां से, यानी कि लोग भी समझ गए थे कि अब जो है बुलडोजर चलेगा, और उन्हें भी शायद पता था कि हम अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी सियासत करने की खूब कोशिश कर रही है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के टाइम से वहां पर फ्लैट्स बने हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी इन 10 सालों में क्या कर रही थी, वो उन पर भी ये बड़ा सवाल है, वो समझना होगा उन्हें। देखिए, यहाँ पर बात करें, जब अतिक्रमण किया जाता है, यानी कि जब फुटपाथों पे, पार्कों के अंदर या फिर कहे खाली जगहों पर जब लोग झुग्गी बस्ती डालते हैं, तब उनको पता होता है कि वाकई में ये सरकार की जमीन है और सरकार की जगह है, इसको जब मर्जी सरकार जो है वो खाली करा सकती है। मगर जब सरकार ने जब तक अपनी अधिक कानूनी कार्रवाई नहीं की, तब तक वो रहते रहे, चाहे वो उसके अंदर 30 साल हो गए हो उनको, या 15 साल हो गए हो या 50 साल हो गए हो। मगर सरकार जब अपनी कानूनी कार्रवाई पर आती है, तब कहीं ना कहीं यही कानूनी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए परेशानी बनती है जो लोग अतिक्रमण कर रह रहे हैं। मतलब जनता को भी पता था कि ये अतिक्रमण जो है वो खाली कराया जाएगा, आज नहीं 10 साल बाद कराया जाएगा, 5 साल बाद कराया जाएगा, ये कराया जाएगा, बिल्कुल उनको भी पता था। मगर उनके लिए पहले से व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए थी। जनता जो है वो बार बार यही सवाल उठा रही है कि जब सरकार जब वोट मांगने आती है, तब कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता है। मगर यहाँ पर बात करें झुग्गी बस्तियों के अंदर रहने वाले लोगों की, तो जब उनको पता है कि हमने अतिक्रमण कराया, हमने सरकार की जमीन को कहीं ना कहीं अपने इस्तेमाल के लिए कहीं ना कहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है और सरकार जब चाहे उनको हटा सकती है। और यही चीज जो है वो अब देखने को मिल रही है। सरकार बुलडोजर के माध्यम से अपनी सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो पार्क हो, फुटपाथ हो, रेलवे लाइनों की जगह हो, या फिर रेलवे विभाग की जगह हो, या डीडीए की जगह हो, या फिर एमसीडी की जगह हो, तमाम जगहों को खाली कराया जा रहा है। मगर आप देखना ठीक है होगा कि राजीव, आने वाले ठीक है, दिनों बहुत में बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक खास कार्यक्रम में मेधावी छात्रों और प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। यह आयोजन केंद्र और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले खिलाड़ियों, विद्यार्थियों के सम्मान और उन्हें टैबलेट वितरण को लेकर आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री विद्यार्थी खेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम का आज सुबह 11 बजे लोक भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में आयोजित होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, राज्य मंत्री समेत कई अन्य मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमसे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज सीएम मेधावी छात्रों को सम्मानित करने वाले हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है और बच्चों में किस तरह का उत्साह आज नजर आ रहा है? देखिए, उत्साह जरूर नजर आएगा क्योंकि सरकार उनके जो उन्होंने काम किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं सम्मानित करने का काम करेंगे। बोर्ड परीक्षा हो या अलग अलग परीक्षाएं हो, उसमें जिन बच्चों ने नाम रोशन किया उत्तर प्रदेश का, उन बच्चों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित के साथ टैबलेट वितरण करने का काम करेंगे। और ये साथ कहा सकता है केंद्र और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर जो मेधावी छात्र छात्रा है उनको सम्मानित करने के किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको टैबलेट वितरण किया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई में जो भी किसी प्रकार की समस्या न, जो ऑनलाइन लगातार ये डिजिटल जो जमाना बन रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर कहीं ना कहीं बच्चे चले। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, उनको टैबलेट देने का काम करेंगे। और सरकार की मैनिफेस्टो में भी जब सरकार उत्तर प्रदेश सरकार आई थी तो उन्होंने मैनिफेस्टो में भी इस बात कही थी कि जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित के साथ साथ उनको टैबलेट वितरण करने का काम किया जाएगा। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार टैबलेट वितरण करने का काम बच्चों को कर रहे हैं। और इस 68वीं राष्ट्रीय खेल जो प्रतियोगिता है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के विजेता को खिलाड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल पुरस्कार देकर
सम्मानित करने का काम करेंगे। और साफ तौर पे काफी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। और जहां मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का काम किया जाएगा सोनिया, तो वहीं दूसरी तरफ जिन खिलाड़ियों ने जो नाम ऊंचा करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम किया है, और जो स्वर्ण पदक जीत के आए हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करने का काम करेंगे। और ये पहली बार आयोजित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पहली बार विद्यालय खेल पुरस्कार है उनमें स्वर्ण पदक जीतने वाले बच्चों को, विजेता को सम्मानित करने का काम करेंगे। और साफ तौर पर कहा, नेशनल स्कूल गेम्स के एकल वर्ग में जो स्वर्ण पदक बच्चों विजेता लगभग 75, उनको 75,000 रुपए और टीम के स्वर्ण पदक के साथ साथ 35,000 रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार देने का काम करेंगी, ताकि उनका जो उत्साह है वो उत्साह और बरकरार रहे आगे जाकर, और वो उत्तर प्रदेश के नाम ऊंचा करने का काम करें। साथ ही साथ रजत और कांस्य विजेता को जनपदों में सम्मान, डीएम और प्रभारी मंत्री देने का काम करेंगे, विधायक प्रतिनिधि सम्मानित करने का काम करेंगे। और लगभग राष्ट्रीय खेल में यूपी के 363 खिलाड़ी थे, जिनको आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 179 मेडल्स और नगद पुरस्कार देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस अवसर पर खेल मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी मौजूद रहेंगी। और साथ ही कहा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण बच्चों का उत्साह वर्धन करने का काम करेंगे। और ये कहा सकता है कि आज जो कह सकते हैं जो मजदूरी बच्चे करते हैं उन पर ये निश्चित दिवस है, उस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और साथ ही कहा सकता है कि स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो बच्चे खिलाड़ी बनकर आगे जाने का काम करें, सबको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और राज्य स्तर पर ये सम्मान दिया जाएगा, साथ ही साथ जनपद स्तर पर भी सम्मान दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं लगभग बात की जाए तो उसमें कुल विजेता 94 खिलाड़ी हैं, 63 छात्र हैं, 31 छात्राएं हैं। उनको कहीं ना कहीं नेशनल स्कूल ऑफ गेम्स की तरफ से कहीं ना कहीं पुरस्कार देने का काम किया जाए। तो सरकार पूरी तरह से उत्साहवर्धन करने का काम कर रही है। जो बच्चे शिक्षा में आगे हैं, जो बच्चे खेलकूद में आगे हैं, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित के तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना आशीर्वाद और कहीं ना कहीं उन बच्चों को नगद राशि और टैबलेट वितरण करके बच्चा छात्राओं को सम्मानित करने का काम करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, लगातार हर साल अभी मेडल का जो इस बार नया मेडल का जो निकाला है, अभी सीएम योगी की तरफ से नई स्कीम निकाली गई है, मेधावी बच्चों को मेडल दिया जाएगा। लेकिन हमेशा से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सीएम योगी की तरफ से तरह तरह की आयोजन किए जाते रहे हैं और उन्हें सम्मानित किया गया है, कई बार ऐसे सम्मानित किया है। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो क्या खास रहने वाला है इस बार, और कितने मेधावी बच्चों को आज सम्मानित किया जाएगा? देखिए सोना, वो कहावत सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलो कूदोगे बनोगे खराब। ये अब कहावत उल्टी हो चुकी है। आज जब बच्चे खेल कर अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने के साथ साथ मेडल जीत के आते हैं, सरकार उनको सम्मानित करने का काम कर रही है। जो पढ़ाई में अव्वल है उनको भी सम्मानित किया जा रहा है, जो बच्चे खेल में अव्वल है उनको भी सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और साफ ही कह सकता है कि ये पहली बार हो रहा है जनपद स्तर पर की खिलाड़ियों को स्कूल जो विद्यालय गेम है उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और साफ ही कह सकता है कि महत्वपूर्ण है, बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। और साफ ही कहा सकता है कि जो विद्यालय गेम है 24 और 25 कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित करने का काम किया। लगभग 179 या कह सकते हैं कि एक कम 180 जो मेडल हैं उनको देने का काम किया। कुल 363 खिलाड़ी हैं जो जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर कहीं ना कहीं अपना नाम ऊंचा, सरकार का नाम ऊंचा करने और माँ बाप का नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। और साफ ये कहा सकता है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सम्मानित करेंगे। और ये प्रतियोगिता स्कूल स्तर पर, राज्य स्तर की स्कूल जो है उस नेशनल गेम्स के तहत उन बच्चों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और काफी महत्वपूर्ण है ये बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। और जाहिर सी बात है कि सरकार लगातार प्रयासरत है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभिभाषण विभाग को हमेशा कहा गया है कि बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे हैं उनको भर्तियों में तवज्जो दिया, इनको आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं जनपद स्तर पर, सरकार और केंद्र सरकार की भी योजना है कि स्टेडियम बनाया जाएगा, मिनी स्टेडियम गाँव में बनाए जाएंगे, शहरों में बनाए जाएंगे, जिससे जो उनकी प्रतिभा है वो छिप ना सके। अपनी प्रतिभाओं से आगे आकर अगर वो किसी प्रकार से निर्धन है, किसी प्रकार की उनको समस्या है, तो सरकार पूरी तरह प्रोत्साहन राशि भी देकर उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको किट दिया जाता है छात्र छात्राओं को, जो बच्चे अच्छा खेलने में उनको किट, और उनको आगे ले जाने के लिए वो जनपद स्तर नहीं देश स्तर पर भी सरकार उनका पूरी तरह से सहयोग करती है।
बिल्कुल जितेंद्र, देखा जाए तो बीजेपी का यही नारा भी रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह का नारा रहा है। और जिस तरह से देखा जाए तो छात्राओं का भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है इस बार यूपी बोर्ड में। तो छात्राओं के लिए क्या स्पेशल स्कीम निकाली जाएगी सीएम योगी की तरफ से? क्योंकि हर बार देखा जाए तो छात्राओं का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है लड़कों के मुकाबले, और इस बार क्या अलग से कुछ किया जाएगा लड़कियों के लिए? कोई सम्मानित गर्ल्स को भी किया जाएगा? देखिए, इस बात को तुम्हें समझना होगा कि सरकार, जहाँ केंद्र सरकार लगातार बेटियों के लिए योजनाएं चलाई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की बेटी जन्म लेती है तो कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। जो बेटियां अच्छा काम करती है उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चाहे खेल में बच्चे हो, छात्राएं हो, चाहे वो आगे पढ़ने में हो, उन सबको विशेष तौर पर उनको तवज्जो देने का काम किया। जो भी यूपी बोर्ड की परीक्षा में मेधावी छात्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन छात्राओं को अपना विशेष आशीर्वाद देने का काम करते हैं, उनको विशेष रूप से परिवार के साथ उनको मिलने बुलाते हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। ये तो एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है, लेकिन बेटियों को जब आगे है, उनको बेटियों को भी आगे करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे पढ़ाई की छात्रवृत्ति देने की बात हो, चाहे बेटियों की जन्म लेने पर कन्या सुमंगला योजना के निधन जो बेटियां उनको आगे उनकी समस्या है उसको लेकर तमाम योजनाएं सरकार समय समय पर चलाती है। और जाहिर सी बात है कि हम बेटियों को आगे बढ़ाने का काम है और आज वो समय है जब लगातार जो बेटियां हैं वो नाम ऊंचा करने का काम कर रही है। वो ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला था कि 3 बेटियों ने देश की बेटियों के आन बान शान को उन्होंने बिल्कुल जारी रखा और कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। लीडरशिप आगे जाकर बेटियों ने काम किया। तो लगातार सरकार काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी बेटियों को सम्मानित किया जाता है और बेटियों को विशेष तवज्जो दिया जाता है। आज टैबलेट दिए जा रहे हैं, उनको टैबलेट दिए जाएंगे ताकि वो दुनिया से जुड़कर आगे अपने आप को आगे ले जाने का काम करेंगे। बिल्कुल। और आज खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा, इस तरह की समारोह रखा गया है। तो खिलाड़ियों को किस तरह से आज सम्मानित किया जाने वाला है और क्या नई खिलाड़ियों के लिए कोई खेल नीति लाई जा सकती है आज के दिन? देखिए, खेल नीति लगातार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है और खेल नीति के तहत जो खिलाड़ी हैं उनको आगे ले जाने का भी सरकार आरक्षण देकर उनको फौज में भर्ती हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, सबको कहीं ना कहीं आगे ले जाने का कोटा, जो स्पोर्ट्स कोटा है उसको बढ़ाने का सरकार ने काम किया था। और जाहिर सी बात है कि उनको स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगद पुरस्कार देंगे। साथ ही साथ ट्रॉफी देने का काम किया जाए, मेडल देने का काम किया जाएगा, सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा और उनको आगे ले जाने का सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और सरकार इस स्तर पर बड़ा काम करने का काम कर रही है और सरकार खिलाड़ियों को भी आगे प्रोत्साहित कर रही है। और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए भी उत्तर प्रदेश में मैंने जिस तरह से पहले बताया था कि पहले गांव-गांव में अब मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। मिनी स्टेडियम में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स टीचर रखे जाएंगे। जो बच्चे प्रतिभाशाली है उनकी प्रतिभाओं को और निखारने का काम किया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लगातार काम कर रही है, खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है और खिलाड़ियों को आगे ले जाने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अफसर हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, खिलाड़ी हैं वो कुर्सी पर बैठे हैं और आन बान शान उत्तर प्रदेश की वो नेशनल गेम से इंटरनेशनल गेम से वहां पर ले जाने का काम करते हैं। और सुभाष हलवाई जो कि एक IAS अधिकारी भी है, वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल गेम में अब जीत कर आया है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार पूरी तरह से प्रयास है और सरकार इस स्तर पर काम भी कर रही है और बड़े युद्ध स्तर पर काम कर रही है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित हो रही सभी हेलीकॉप्टर सेवाओं की गहन समीक्षा की है। सीएम धामी ने यूकाडा, AAIB और DGCA समेत सभी हेलीकॉप्टर सर्विस प्राइवेटर्स और ऑपरेटर्स के साथ बैठक कर सुरक्षा मानकों को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा है कि यात्रियों की संख्या से ज्यादा प्राथमिकता उनकी सुरक्षा को दी जानी चाहिए। सीएम धामी ने बीते सालों में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की ऑडिट और समीक्षा के निर्देश दिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उन्होंने हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच, बुकिंग प्रक्रिया के लिए ठोस SOP और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इंजन सुरक्षा मानकों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मौसम से जुड़ी बाधाओं को देखते हुए केदार वैली समेत चारधाम वैली में वेदर कैमरे लगाने को भी कहा है। साथ ही मकाड़ा के भविष्य में सिर्फ डबल इंजन हेलीकॉप्टर संचालन के लिए ठोस नीति
रणनीति तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के नोडल के रूप में यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक हमसे जुड़ गए हैं। अभिनव, लगातार जिस तरह से पिछले कई सालों में देखा जाए तो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं उत्तराखंड में। इससे बचने के लिए अब सरकार किस तरह से आगे चलना चाहती है, किस तरह से काम कर रही है? बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है कल ही एक बैठक ली है। उसमें हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स तथा ऑपरेटर्स को जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यूकाडा, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उसमें शामिल थी, इसके अलावा AIB भी जो है उसमें शामिल थी, और जितने भी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि वो उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स का जो है वो प्रयोग करें। क्योंकि अभी तक अमूमन देखने में आ रहा था जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं तो उनमें कहीं ना कहीं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स जो है दुर्घटना का शिकार ज्यादा हुए हैं, और एक के बाद एक दुर्घटनाएं उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर्स की देखने को मिली है। उसी को लेकर जो है धामी सजग नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो है इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो है नियमित जो है मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के निर्देश भी जो है हेली सेवाओं की जो कंपनियां हैं उनको दिए हैं। और अगर ऑडिट की बात करें तो लगातार जो है जो इतने भी हेली ऑपरेटर्स उत्तराखंड के अंदर है उनका ऑडिट भी जो है समय समय पर होगा और समीक्षाएं भी होंगी। और उसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता भी व्यक्त की है कि हेलीकॉप्टर्स दुर्घटनाएं लगातार उत्तराखंड के अंदर हुई है जिसमें लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो ऐसे में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर्स दुर्घटना रोकने के लिए, खासकर जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अगर मौसम बदलता है तो हेलीकॉप्टर्स को उड़ान की अनुमति न दी जाए, और डबल इंजन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो ही उड़ान में इस्तेमाल किए जाए। सिंगल इंजन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल उत्तराखंड के अंदर ना किया जाए। ऐसे सख्त निर्देश जो है कल अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक में दिए भी हैं, और जितने भी हेली ऑपरेटर्स थे वो सभी जो है बैठक में शामिल भी थे। और स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा मानकों को जो है ताक पर ना रखा जाए, क्योंकि सुरक्षा मानक सबसे पहले होते हैं हेलीकॉप्टर्स की उड़ान के लिए। उसी को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं अब उनको जो है पुख्ता किया जाएगा। और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी कि DGCA जो है इस पर जो है अब नए सिरे से काम शुरू करेगा। जी बिल्कुल अभिनव, अब सिंगल इंजन की जगह कहा जा रहा है कि डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स को संचालित किया जाए राज्य में, तो ये कब तक काम पूरा हो पाएगा? इसका क्या अभी जो यात्रा कर रहे हैं लोग उनको इसका फायदा मिल पाएगा, या फिर अगले साल से इस तरह की सेवाएं लोगों को मिल पाएंगी? नहीं, अगर बात करें सोनिया, उत्तराखंड में जो है डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन कंपनियां जो हैं कहीं ना कहीं अगर ईंधन की बात करें तो ईंधन बचाने के चक्कर में जो है सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स का ज्यादा प्रयोग करती हैं। तो माना जा सकता है कि सुरक्षा मानक जो है, जिस तरह से सरकार ने अब नई गाइडलाइंस बनाई है, जितने भी हेलीकॉप्टर्स ऑपरेटर्स हैं उनको जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि वो डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर करें। क्योंकि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स में देखा गया है कि कहीं जो तकनीकी खामियों की वजह से वो दुर्घटना का शिकार हुए हैं। तो अब जो है सरकार की तरफ से उसके लिए एक SOP भी बनाई गई है। और अगर बात करें तो जितने भी DGCA है या फिर इसके अलावा जितनी भी हेली कंपनियां हैं उनको सख्त तौर पर निर्देश दिए गए हैं, और जो यात्री उसमें सफर कर रहे हैं उनके सुरक्षा मानकों को भी कहीं ना कहीं जो है सरकार ध्यान में रख रही है। और उसी को लेकर अब लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है और अधिकारियों को चेताया है कि इस तरह की दुर्घटनाएं उत्तराखंड के अंदर बार बार ना हो, और डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स का जो है प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि लगातार जिस तरह से सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स दुर्घटना का शिकार हुए हैं अब वो पुनरावृत्ति ना हो। और भविष्य में अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर्स के संचालन करने के लिए ठोस पॉलिसी और उसके लिए जो है उन्होंने निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पर जो है काम शुरू हो, क्योंकि उत्तराखंड में कभी भी मौसम पलट सकता है। खासकर पहाड़ी राज्यों में तो हेलीकॉप्टर्स को वहां पर उड़ाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं जो है तकनीकी खामी की वजह से जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो अभिनव, देखा जाए तो जिस तरह से मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है, कई बार इस तरह से दुर्घटनाएं होने की खबर मिल जाती है क्योंकि वेदर चेंजेस लगातार होते रहते हैं उत्तराखंड में। और कहा जा रहा है कि वेदर कैमरे लगाने की बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इसके लिए कैसे सरकार आगे बढ़ेगी और ये कितनी चुनौतीपूर्ण ये सरकार के लिए होगा वेदर कैमरे लगाना, और हर वैली में लगाने की बात वो कर रहे हैं, 4 धाम वैलीज में?
बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी ने वेदर कैमरे लगाने की बात भी कही है ताकि निगरानी जो है हेलीकॉप्टर्स की जा सके, समय समय पर ऑडिट की बात भी उन्होंने कही है और मॉनिटरिंग भी जो है लगातार जो है सरकार की तरफ से की जाएगी, क्योंकि उसमें जितनी भी हेली कंपनीज हैं उनके अधिकारी भी जो है कल बैठक में मौजूद रहे हैं और स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो हेली दुर्घटनाएं बार बार हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उसकी तकनीकी जांच के लिए भी जो है समिति बनाई गई है। और लगातार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब जितने भी जो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड के जो सीमांत जिले हैं, वहां पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार वहां पर कैमरे लगाए जाएंगे जिससे मॉनिटरिंग हेलीकॉप्टर्स की हो सके, ताकि उड़ान और जितनी भी नियमित उड़ान है वो डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स की ही हो और ऑडिट भी उनका समय ठीक है समय पर अभिनव, हो, बहुत बहुत उसी के शुक्रिया लेकर इन तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन को लेकर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंगलवार को सीएम सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। इससे पहले एक दिन पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। लगातार हो रही इन बैठकों के बाद हिमाचल में कांग्रेस संगठन को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की दिल्ली में अन्य शीर्ष नेताओं से आज भी मुलाकात होने की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर हमसे जुड़ गई हैं। टीना जी, लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और क्या नया सियासी फेरबदल देखने को मिल सकता है अब हिमाचल की राजनीति में? देखिए सोनिया, यहाँ ये समझने वाली बात है कि जिस तरह से लगातार बात कर रहे हैं 7 महीने कार्यकारिणी के दौर कहते हो चुके हैं, तो कार्यकारिणी तक हुआ है। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पे हमने ये बात अपने दर्शकों को पहले भी बताई थी कि जिस वक्त किन्नौर के एक अहम दौरे पर मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त दो कैबिनेट के मंत्री, डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और मुख्यमंत्री भी सीधा लाहौर से शिमला पहुंचते ही अगले पल ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल साफ समझी जा सकती है कि कहीं ना कहीं मनमुटाव, कहीं ना कहीं खींचतान, कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस संगठन पे इतनी हावी है कि एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में 7 महीने में कांग्रेस अभी तक संगठन का पुनर्गठन यहाँ पे नहीं कर पाई। अब देखिए, मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि जो प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए और कांग्रेस के जो अधिकतर जो महत्वपूर्ण पद है संगठन के, उसमें उनके पसंद के जो आदमी हैं उनको काबिज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा गुट है, ऑरिलॉज गुट है, वो चाह रहा है कि जो संगठन की कमान है एक बार फिर से उनके हाथों में दी जाए और जो महत्वपूर्ण पोस्ट है उनपे भी उनके अनुसार जो है वो नियुक्तियां की जाए। तो ऐसे में देखिए, ये खींचतान जो है थोड़ी सी लंबी खींच गई है और ऐसे में जो कार्यकर्ता है जो पहले जो काम कर चुके हैं कांग्रेस में, अभी वो बिल्कुल शांत पड़े हैं, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं वो, क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं। एक उत्साह था कि हमारी सरकार है, सरकार के साथ कितना संगठन काम करेगा, जिन चीजें वो संगठन के तहत जो है लोग करना चाहते थे, कार्यकर्ता जो करना चाहते थे, इस वक्त वो सारी चीजें जो है वो नदारद है और संगठन बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल देखिए है ही नहीं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता वो बिल्कुल मायूस होकर, निराश होकर बैठा है और कहीं ना कहीं उसको ये एहसास हो रहा है कि 7 महीने जो है हमारे संगठन को बनने अभी तक बना नहीं है, 7 महीने हो गए हैं। और ऐसे में जो बड़े नेताओं की खींचतान है वो कहीं ना कहीं संगठन पर हावी यहाँ पे पड़ने दिखने लगी है। अब इसमें देखिए सोनिया, एक ही चीज हो सकती है कि कांग्रेस जो हाईकमान है वो खुद इसमें इंटरवीन करे, खुद वो नियुक्तियां करें और वो खुद ये कहें कि नहीं, आपको जो हम लोग नियुक्तियां करेंगे उनके साथ आपको चलना होगा। तब कहीं जाके थोड़ा सा यहाँ पे जो है हिमाचल में तो कांग्रेस में थोड़ी सी जान पड़ सकती है, थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि 2 गुटों में खींचतान है, मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि उनके पसंद का प्रदेश अध्यक्ष हो, दूसरा गुट उनके सुझाए नामों को नकार रहा है और जो नाम उन्होंने सुझाए उन पर सवाल खड़े कर रहा है। तो ऐसे में अब जो हाईकमान है वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता खोजने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज जो है मुख्यमंत्री बड़े नेताओं से, आज अपने जो केंद्रीय नेता है उनसे मुलाकात करेंगे। पिछले कल वो अपनी जो प्रदेश प्रभारी है रजनी पाटिल, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनको फीडबैक भी उन्होंने दिया होगा और कुछ बातें उनसे संगठन के बारे में जरूर रखी होंगी। और आज उसी पर जो है आगे बढ़ते हुए वो जो
केंद्र के जो बड़े नेता है उनके उनके साथ जो हाईकमान है उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए कांग्रेस हाईकमान यहाँ पे ये कर सकता है कि जो दोनों गुटों को मानने हो और जो एक जो न्यूट्रल चेहरा जो कांग्रेस में माना जाता है, जो किसी भी गुट का नहीं माना जाता है, उसको कांग्रेस हाईकमान आगे लाए, उसको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे। तब कहीं ना कहीं जाके जो है यहाँ पे कांग्रेस का संगठन में जो है आगे का काम जो है, आगे की जो नियुक्तियां हैं वो हो सकती है, वो संभव है। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो ये खींचतान है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खास तौर पर, वो जो है संगठन पर भारी पड़ती है यहाँ पे हिमाचल में दिख रही है। जी सॉरी। बिल्कुल टीना जी, कांग्रेस को भी ये समझना होगा, जो कांग्रेस की गुटबाजी है हिमाचल में वो जग जाहिर है, वो सबको पता है कि किस तरह से गुटबाजी अंदर ही अंदर चलती है। एक दूसरों से ही नेता यहाँ पर जलने को तैयार होते हैं, और जिस तरह से अभी माहौल वहाँ पर हुआ है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष आने वाले समय में ले सकता है, ये भी समझना होगा कांग्रेस को। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक बात यही हम बात कह रहे हैं कि भाजपा में भी अभी फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेकर लॉबिंग हो रही है, उसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि फला तारीख तक जो है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भी अपना जो है वो बना देगी। लेकिन फिलहाल भाजपा, अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी चुनने को है, वो भी बनने को है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि भाजपा ने बाकी जगह पर बाजी मार ली है। ब्लॉक कार्यकारिणी से लेकर तमाम जो कार्यकारिणियां होती हैं वो सबका गठन वो कर चुके, केवल प्रदेश अध्यक्ष उनका चुना जाना बाकी है। लेकिन कांग्रेस में यहाँ जो है अभी ब्लॉक कार्यकारिणियां भी नहीं बनी है, कुछ भी नहीं बना है। ऐसे में जो विपक्ष हमलावर है, विपक्ष लगातार कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है, सरकार को घेर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो संगठन की तरफ से एक बैकअप मिलता था सरकार को, और कहीं ना कहीं सरकार जो है संगठन के दम पर थोड़ा बहुत जो है वो बचाव अपना करती थी, और संगठन के लोग जो है आगे बढ़कर जो विपक्ष है उसकी आलोचना करता था, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करता था, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरता था। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज जो है कांग्रेस यहाँ पे लैक कर रही है, और इसका सीधा फायदा जो है विपक्ष उठा रहा है, और लगातार जो है सरकार को घेर रहा है। और इस बात पे भी लगातार वो घेर रहा है कि कांग्रेस में इतनी ज्यादा खींचतान है, इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि कोई एक दूसरे की शक्ल यहाँ पे देखने को राजी नहीं है, कोई एक साथ आने को राजी नहीं है, मंच साझा करने को राजी नहीं है। और ऐसे में देखिए संगठन का पुनर्गठन भी कांग्रेस नहीं कर पाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ये चीजें हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ पे जो है एक हथियार बन रही है, और लगातार जो विपक्ष है वो इन सब चीजों को मुद्दा बनाकर जो है लगातार जो सरकार है यहाँ कांग्रेस की उस पर हमलावर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी इन तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान से आग बरस रही है, और हालात ऐसे हो गए हैं कि कूलर और एसी तक बेअसर साबित हो रहे हैं। राजधानी में दिन हो या रात, लोगों को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 2 दिन राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा था। वहीं कुछ इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार भी पहुंच गया है। गर्म हवाओं और कम नमी की स्थिति और बिगड़ती है। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का न्यूनतम स्तर सिर्फ 31 रहा। हालांकि बृहस्पतिवार को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश, बिजली की गर्जन और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का अनुमान जताया है। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से आग बरस रही है, और हालात ऐसे हो गए हैं कि कूलर और एसी तक बेअसर साबित हो रहे हैं। राजधानी में दिन हो या रात, लोगों की कहीं भी चैन नहीं मिल पा रहा है। मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 2 दिन राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा था। वहीं कुछ इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार भी पहुंच गया। गर्म हवाओं और कम नमी ने स्थिति और बिगाड़ दी है। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का न्यूनतम स्तर सिर्फ 31% रहा। हालांकि बृहस्पतिवार को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश, बिजली की गर्जना और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का अनुमान जताया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अंबुज उपाध्याय हमसे जुड़ गए हैं। अंबुज, अब दिल्ली एनसीआर में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एसी कूलर का भी असर नहीं पड़ रहा।
अब जिस तरह से रेड अलर्ट वहां पर जारी किया गया है, लोग किस तरह से इसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं? रेड अलर्ट का जो चेतावनी जारी की है वहां पर। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में गर्मी की बात की जाए तो जो टेम्परेचर है वो 45 को पार कर रहा है। और 45 टेम्परेचर जितना होता है कि उसमें अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसमें एसी की अगर बात की जाए खास तौर से, तो एसी काम करना बंद कर देता है 40 टेम्परेचर जब ऊपर जाता है, यानी कि उसका जो काम करना उसका कम हो जाता है। तो ऐसे में जो गर्मी जितनी बढ़ी हुई है 40 से 43 के बीच में जो टेम्परेचर है, तो गर्मी की वजह से दिल्ली के जो हाल है वो बहुत बेहाल हुए पड़े हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो आईएमडी के अनुसार आने वाले 3 दिन तक 13 तारीख तक किसी तरीके की गर्मी पड़ेगी। 14 और 15 को मौसम बदलने की आशंका है कि हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है उसमें कुछ सुधार हो सकता है। बिल्कुल। क्या इस तरह की घटना कोई सामने आई है? क्योंकि पिछली बार देखा जा रहा था एसी में कहीं आग लग रही है, कहीं बिल्डिंगों में आग लग जा रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इस बार इस तरह की कोई घटना सामने आई है अंबुज? जी बिल्कुल, पिछली बार इस तरीके की घटना सामने आई थी। एसी की वजह से आग लगा, आग तो अब इस बार भी लग रही है, लेकिन वो वजह क्या है ये पता नहीं चला। और ऐसी अभी तक कोई घटना सामने नहीं आई है कि इसकी वजह से आग लगी है। लेकिन गर्मियों में अधिकतर जब एसी का अगर वैसे उसकी बात की है, जैसे जो भी विंडो एसी होती है या फिर अधिकतर दूसरी उसका भी जो बाहर जो आउटर का बाहर जो होता है वो पूरा धूप में रहता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एसी ठीक से काम नहीं करती, और गर्मी की वजह से और साथ में उसको चला चलता है जब, तो ऐसे में पिछली बार की बात करें तो बहुत घटनाएं हुई थी। अकेले अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो 17-18 घटनाएं एसी फटने की हुई थी। तो उसको लेकर के जो सीएफओ थे यहाँ दमकल विभाग के, उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी खास तौर से कि जो एसी है एसी का टेम्परेचर 23 पर रखा जाए। जब गर्मियों में आप उसका यूज कर रहे हैं तो उसको 22 और 23 पर उसे चलाया जाए, ना कि 16 और 18 पर। जिस वजह से ये घटनाएं हो रही है, जब अधिक बार बार एसी फटना या एसी में आग लगने की जब घटनाएं हुई तो उनकी तरफ से इस तरीके की ये जानकारी लोगों को दी गई थी कि एसी का जो टेम्परेचर है उसको इस टेम्परेचर पर चलाया जाए। तो अगर अभी की बात की जाए दिल्ली की और खास तौर से, तो दिल्ली में जो गर्मी है इसी तरीके से बढ़ने वाली है। और 2 दिन आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कि 3 दिन में बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। बिल्कुल। अब इस तरह की गर्मी पड़ रही है, और इस तरह की जब गर्मी पड़ती है तो स्वास्थ्य में भी बहुत बुरा असर पड़ता है अंबुज, एक तरह से देखा जाए। और बच्चों और बुजुर्गों को खासकर ध्यान देने की जरूरत है इस पर, यहाँ पर। और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया है, अभी 2 दिन तक इस तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कल ही इस तरीके से ये जानकारी दी गई थी। सभी लोग से यही अपील की गई है, अगर आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर आवश्यक है तो घर से बाहर जब निकल रहे हैं तो सर पे या तो कपड़ा डालें या फिर बार बार पानी और लिक्विड पीते रहें, जिससे कि शरीर में डिहाइड्रेशन जैसी कोई समस्या ना रहे। उसके अलावा अस्पतालों में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार लगभग 90% जो मरीज हैं वो लू की चपेट में आने वाले अधिकतर दिख रहे हैं। डिहाइड्रेशन या पानी की कमी इस तरीके के जो मरीज हैं वो अस्पतालों में आ रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर के जो अस्पताल है उनको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है कि आगे और अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो क्या करना है। तो ऐसे में बेड से लेकर वो तमाम व्यवस्थाएं अस्पतालों में होती नजर आ रही है। उसके अलावा जो मरीज के साथ जो आने वाले लोग हैं या मरीज जो आ रहे हैं उनको लेकर के छांव की व्यवस्था से ली जाए, वाटर कूलर की बात की जाए, तो सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल अंबुज, कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद शायद लोगों को राहत मिल सकती है। क्या ये पुख्ता जानकारी आईएमडी की तरफ से जारी की गई है? बिल्कुल, आईएमडी के अनुसार 14 और 15 जून के बाद में मौसम में बदलाव की आशंका जताई गई है। और खास तौर से उत्तराखंड की तरफ से जब बारिश की और तेज हवाओं का चलना शुरू होगा और वो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में सुकून लेकर के आएंगे, ऐसा आईएमडी के अनुसार अनुमान है कि आने वाली 14 और 15 तारीख को कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।
देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आज के लिए भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में गंभीर मौसम अलर्ट जारी किए हैं। उत्तर भारत के राज्यों दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सुबह 8 बजे के बाद से ही सूरज आग उगल रहा है। खासतौर पर पंजाब के भटिंडा समेत कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अनुभव के विभाग के अनुरूप लू और तेज गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली में तो हालात और भी भयावह हो गई है। ऑरेंज अलर्ट के बाद अब रेड अलर्ट जारी किया गया है। धूल भरी आंधी और लू के साथ साथ भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एसी में बैठने के बावजूद लोग पसीना पसीना हो रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आज के लिए भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में गंभीर मौसम अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के राज्यों दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सुबह 8 बजे के बाद से ही सूरज आग उगल रहा है। खासतौर पर पंजाब के भटिंडा समेत कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। विभाग ने लू और तेज गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। दिल्ली में तो हालत और भी भयावह हो गई है। ऑरेंज अलर्ट के बाद अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। धूल भरी आंधी और लू के साथ साथ भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एसी में बैठने के बावजूद लोग पसीना पसीना हो रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, इस तरह की स्थिति अभी 15 तारीख तक रहने की उम्मीद जताई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित सट्टी हमसे जुड़ गए हैं। अमित, आने वाले दिन लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं और चंडीगढ़ में खास तौर पर देखा जाए तो भटिंडा जैसे जिले में 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है टेम्परेचर। बिल्कुल बात की जाए मौसम की, तो मौसम जो है बिल्कुल जो है उसका मिजाज बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा है और खासतौर पर कह सकते हैं कि भीषण गर्मी जो है उसका लोगों को सामना करना पड़ रहा है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी जो है बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्योंकि तापमान की अगर बात करें तो कल जो था 43-44 डिग्री तक पहुंच चुका था और उससे पहले की अगर बात करें तो 45-46 डिग्री तक नोट किया गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तापमान है। खासकर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर कभी इतना तापमान जो है अमूमन जो है नहीं जाता है गर्मियों के महीने में। खासकर जून जुलाई की अगर बात करें काफी हीट वेव जो है जरूर होती है। 42 डिग्री से 41 डिग्री तक मैक्सिमम तापमान जो है हमने देखा है। अगर 2025 की बात करें तो 46 डिग्री तक तापमान जो है बिल्कुल पहुंच जाता है। वहीं अगर पंजाब की बात करें, बठिंडा में भी जो है सबसे ज्यादा तापमान जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बठिंडा में हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही दूरी पर जिस तरह से बॉर्डर है तो ये भी उसका एक असर जो है बिल्कुल हो सकता है। और साथ ही बारिश की बात करें तो बारिश जो है बिल्कुल अभी तो दिखाई नहीं दे रही। कल मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के साथ भी बातचीत की थी, उनका भी यही कहना है कि 15 के बाद जो है लगता है कि लोगों को जो है गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। देखिए, अब एसी भी बेअसर हो रहा है, कूलर भी बेअसर हो रहा है। किस तरह से बचाव करते नजर आ रहे हैं लोग अभी गर्मी से? बिल्कुल, अगर एसी और कूलर की बात करें तो एक तरफ जो है हरियाणा की अगर हम बात करें तो कल हरियाणा की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि 25 से 20 डिग्री तक आप तापमान अपना एसी का जो है रख सकते हैं। हालांकि एसी की बात करें तो बिल्कुल कह सकते हैं कि असर जो है एसी का जो है बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं जो मध्य वर्ग के नीचे के लोग हैं जो कूलर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो और भी बड़ा जो है मुश्किल का दिन है, क्योंकि दिन में जो है काफी ज्यादा गर्मी होती है। अगर रात की बात करें तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ जो है बिल्कुल राहत जो है देखने को मिलती है। अमित, इस तरह की कब तक रहने वाली है स्थिति? क्योंकि लोग अब परेशान हो गए हैं। अब 2 दिन और ज्यादा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए रहना। बिल्कुल, अगर लोगों की बात करें तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और साथ ही मौसम विभाग के साथ जो है लगातार राब्ता किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि 15 के बाद जो है लोगों को राहत जो है मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि अब तक 15 को मानसून दस्तक देता है या फिर 16 को देता है, ये देखना होगा। मगर साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी लोगों पर जो है काफी गर्मी से मुश्किलों जो है उनको गुजरना पड़ रहा है। जो खासकर चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, बहुत से जो है प्रवासी लोग जो है चंडीगढ़ में
कई जगहों पर जो है दिखाई देते हैं, जो रोड साइड पे अपना जीवन जो है बताते हैं, उनके लिए काफी बड़ा मुश्किल वाला जो दिन है बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। कुकानार थाना क्षेत्र के पुसगुन्ना इलाके में सुकमा डीआरजी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर करने में सफलता मिली है। मारे गए नक्सलियों में पैदारास LOS कमांडर बमन भी शामिल है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस कामयाबी के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का मनोबल और ऊंचा हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऑपरेशन में शामिल जवानों को बधाई देते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा बल पूरी ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सफलता उनकी बहादुरी का प्रतीक है। मध्य प्रदेश में इस वक्त मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ओर गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, तो दूसरी ओर कुछ जगहों पर बारिश राहत की फुहारें छोड़ रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो बुधवार को दिन भर तेज धूप और झुलसा देने वाली गर्मी रही। पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया, लेकिन शाम होते होते मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में गर्मी के तीखे तेवर जारी है। आधा दर्जन शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक यानी 12, 13 और 14 जून को भी मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। 12 जून यानी आज ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और सागर संभल में लू का अलर्ट जारी किया गया है। 13 जून को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में गर्मी बरकरार रहेगी। राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल।